गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि क्विक बुक से एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अजंता में स्थित है। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेखिया से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं, दमदमा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से पाए जा हुए हैं? कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा महदहा से। ठीक है, महदहा से। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं में शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये हो जाएगा बुर्ज होम में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये हो जाएगा संस्कृति का। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा पाणिनि। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो ये हो जाएगा ललित विस्तार। ठीक है, ए है इसका आंसर, ललित विस्तार। निम्नलिखित में 2 कथन दिए हैं, कथन और कारण, और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं इसको। कथन है, प्राचीन समाजों के अभिजात विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेता अधिकतर अभिलेखों से सूचना प्राप्त करते हैं। और कथन 2 क्या है कि सातवाहन अभिलेख प्रायः एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं, जिसका अर्थ बेटा है, बेटा होता है। तो इसमें जो है, जो कथन फर्स्ट है ये सत्य है और ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, चैप्टर 2 है, तो इससे संबंधित हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है बताना है इसमें। ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यह है सोहगौरा, सी है इसका आंसर, सोहगौरा नहीं है। चनहुदड़ो, कोट दीजी, देसलपुर ये सभी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं बताना है। तो ये हो जाएगा सी, इसमें दोनों ही सत्य हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। ठीक है, तो ये वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये हो जाएगा उनके विशाल, नहीं ये गलत है, विशाल महल और मंदिर नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए, तो ये रथों का प्रयोग करते थे, तो नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 सही है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय का। ठीक है, गाय का निरूपण नहीं हुआ, हाथी, बाघ और गैंडा का हुआ है। कौन
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है बताना है, तो इसमें हो जाएगा V.A. स्मिथ नहीं है। ठीक है, R.D. बनर्जी, M.S. वत्स और K.N. दीक्षित संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है बताना है, तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल है वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। वो किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा भोगवा नदी पे। ठीक है, लोथल भोगवा नदी पे स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम। ये तीनों नदियां थी, सिंधु, चेनाब, झेलम। तो बी इसका आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वो गैर आर्य थी। क्योंकि जो आर्य थे उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता के थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार करना है और उनसे छिन्नतम कारण को इंगित करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन हो जाएगा, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया है, तो ये है इसमें छिन्नतम। डी है इसका आंसर। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है, तो इसका इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ठीक है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो इसमें जो सत्य नहीं है वो डी है। जो सत्य है देख लीजिए, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। पुरातत्वज्ञ ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। चनहुदड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। A, B, C इसमें सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा A। केवल एक इसमें सही है, देख लीजिए, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो इसमें जो सही नहीं है, पहले तो इसमें देख लीजिए, यह महाद्वीप के उप महाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है, तो ये भी सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण है, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, तो इसमें सी गलत है, बाकी A, B, D सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, तो इसको सुमेलित करते हैं। हड़प्पा स्थल दिया है और इसका आधुनिक नाम दिया है। ठीक है, तो धौलावीरा का देखा जाए आधुनिक नाम, तो ये कादिर टापू है, द्वीप है ये। राखीगढ़ी हिसार इसका नाम है। भिरडाना ये हो जाएगा हरियाणा। भोगाओ तो ये कहाँ, सौराष्ट्र से संबंधित है, तो सी है इसका आंसर, सी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो ये बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा, मेलुहा का प्रयोग किया गया था। बी है इसका आंसर। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक सभ्यता, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है,
तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो ये हो जाएगा प्रकृति पूजा व यज्ञ था। ठीक है, सी है इसका आंसर। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। तो ये हो जाएगा गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी और रीत जो था मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। ठीक है, सी आंसर है इसका। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये हो जाएगा गाय को। ठीक है, गाय को। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक क्या है? तो ये पुराणों के हैं। ठीक है, किसका है? पुराणों के ये सब संकेतक हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये हो जाएगा बोगजकोई। ठीक है, बोगजकोई जो है अभिलेख है ये उल्लेख करता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में बताना है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रा हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसमें जो सही है वो 1 और 3 सही है, सी इसका आंसर है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में। ऋग्वेद के संबंध में सही कथन बताना है, कौन सा सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है वो डी है। तो जो सही है वो देख लीजिए। देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुसंधानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता था। है ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये सभी सही हैं, ऋग्वेद के संबंध में ये सभी सही थे। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा इसका, इसमें देखिए कूट में दिया है आंसर। तो इसमें जो जो सही है देख लीजिए। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। और वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और दूसरा काम था वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो इसमें 1, 2, 4 सही है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कथन दिया है और इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसको। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, इन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो ये बिल्कुल सही है। और राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति होता था जो और अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो ये दोनों ही कथन अलग अलग सत्य हैं। ठीक है, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा
स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो ये है सूर्य सूक्त। ठीक है, सूर्य सूक्त जो है विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 है ये, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं इसको। फर्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो ये कौन था? मगध था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा राजगीर या गिरिवर्ज, राजगृह या गिरिवर्ज कर लीजिए। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? तो ये है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु मारा गया। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। प्राचीन जनपद और राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? ये श्रावस्ती और वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, तो ये राजधानियाँ थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक जो था किसके दरबार से संबंधित था? तो ये हो जाएगा बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका नाम था अवंतिका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये तीनों ही सही है, डी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये कहाँ स्थित था? इसका हो जाएगा राजस्थान में स्थित था। 11 देखते हैं। कथन और कारण देखते हैं। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं। तो इसमें 2 कथन दिया हुआ है और इसमें देखिए ये जो कथन है ये सत्य है। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतः जो थे वो गंगा घाटी में स्थित थे। तो ये बिल्कुल सही है, गंगा घाटी में ही स्थित थे। तो इसमें दूसरा कथन गलत था, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। तो इसमें जो सही है वो डी है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित है। फर्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये हो जाएगा किसका शासन था? नंद वंश का शासन था, घनानंद था उस समय। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। तो इसका क्या कारण है? ये सभी हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो डी है इसका आंसर, सभी सही हैं। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइमेकस नहीं आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें कथन कारण दिया हुआ है और बताना है कौन सही है कौन नहीं। तो कथन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल सही है और वो पोरस से पराजित नहीं हुआ था। तो इसमें केवल ए ही सही है, ए सही है, सी है इसका आंसर।
प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच स्थित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु तथा झेलम के बीच क्या स्थित था? तक्षशिला। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका हो जाएगा अश्वक। ठीक है, अश्वक में। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है बताना है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया है, इसका कोई बात नहीं, इसको हम हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, फिर से सुन लीजिए। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो जाएगा झेलम। झेलम जो वितस्ता था कि झेलम के युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, तो ये सही है। और प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का जो शासक था वो आभी था। ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ 1 to C आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें सत्य कथन बताना है। तो सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निराकस को सौंपकर भारत से लौट गया। तो ये तो गलत है, ये नहीं था। और निराकस सिकंदर का जल सेनापति था, तो ये दूसरा सही है। निराकस जो था सिकंदर का जल सेनापति था। बी इसका आंसर है, केवल बी सही है। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो ये अरस्तु थे। निम्नलिखित में सत्य कथन चुनना है। तो देखते हैं इसमें, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया है, बिल्कुल सही है। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। नहीं, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 1 आंसर, ए है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है ये, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर का क्या नाम है? प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये गलत है। ठीक है, ये ही इनके बारे में नहीं था। बोधिसत्व अपने प्रबोधन के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो ये बी होगा इसका आंसर। दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था बताना है। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन से कौशल और मगध का संबंध था। सी है इसका आंसर, 3 और 4। महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये हो जाएगा बाहुबली के लिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो ये हो जाएगा, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, तो बिल्कुल ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये तीनों ही यहाँ पे सही है। डी है इसका आंसर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। सुमेलित करना है, आचार्य सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसको सुमेलित करते हैं। लकुलिस ये किससे संबंधित है? पाशुपत से। ठीक है, आचार्य कौन है? लकुलिस, पाशुपत सिद्धांत इन्होंने दिया। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और भद्रबाहु ने किसका सिद्धांत दिया? जैन। भद्रबाहु किससे संबंधित है? जैन से। और गोसाल जो है आजीवक से संबंधित है, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? तो ये हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर, कली, तो इसका चारों ये प्रकार है चक्र।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी गुफाओं में मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। ठीक है, तो सही है कौन, देखते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। तो आदिनाथ किससे संबंधित है? वृषभ से संबंधित है। मलिनाथ जल कलश से संबंधित है। पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है और संभवनाथ जो है ये अश्व से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ए। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये हो जाएगा सी, मैत्रेय है। ठीक है, मैत्रेय। बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं इसको। इसका आंसर बी हो जाएगा। महायान बोधिसत्व में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। तो इसका हो जाएगा जो धम्म के शिक्षक बने वो। कथन कारण दिया हुआ है, 2 कथनें दी हुई हैं और इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए कथन 1 सत्य नहीं है, तो 2 देख लेते हैं। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति श्रीनगर के पास कुंडल वन में आहूत की और ऐसा विश्वास है कि वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो इसमें केवल कथन 2 सत्य था। जैन धर्म के बारे में निम्न में कौन सा सही है? तो देखते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान एवं जल में भी जीवन है। कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। तो ये हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? तो ये कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी थी। बोधिसत्व के बारे में इसमें बताना है सही कथन। तो बोधिसत्व के लिए उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें केवल एक ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही कौन है। तो जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, तो ये सही है। और पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर थे। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ये तीसरा जो है इसमें गलत है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हो जाएगा कनिष्क के नेतृत्व में। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं इसमें। ये कथन दोनों ही, ना तो ए सही है ना ही 2। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में 2 कथन है, दिया हुआ कथन और इसमें सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन का उदय हुआ। बिल्कुल ये सही है। लिंगायत शिव की उपासना उनके लिंग रूप में हुए आविर्भाव में करते थे। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें जो कथन सही है वो देख लेते हैं।
किसके बारे में बताना है? अशास्त्रीय अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में बताना है। तो पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसरण हो गया था। बिल्कुल ये सही है। और यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और महावीर की प्रथम महिला जो शिष्य थी, एक बूंदी गुलाम महिला बताई जाती है। ये भी सही है। बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो दोनों ही चारों कथन यहाँ पे सही है। ए है इसका आंसर, चारों कथन सही है। खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्यिक विद्या का क्या नाम है? तो इसका नाम है जिनान। ठीक है, जिनान नाम है। 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता हैं अलवार। गंधतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये हो जाएगा मज्जिम निकाय में मिलता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट इसमें है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर जो होता है, इसमें शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। ठीक है, मेनली रूप से एक क्वेश्चन क्या है कि किस अभिलेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ, ठीक है, उनके चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। तो ये किस अभिलेख में है? तो ये है कंगन हल्ली में। ठीक है, कंगन हल्ली में उल्लेखित है। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये हो जाएगा मागध का। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कथन कौन सा सत्य है। तो देखते हैं इसको। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो ये सही है। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। ये भी सही है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की। तो ये 1, 2, 3 सभी सही हैं। डी है इसका आंसर। 1, 2, 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ये हो जाएगा धौली स्थित शैलकृत हाथी का। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्माण किया गया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख द्वारा मिलता है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे मेगास्थनीज हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ये हो जाएगा धर्मस्थय और कंटक शोधन। डी है इसका आंसर, धर्मस्थय और कंटक शोधन। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है? जो टैक्स छुपाता था उसको कौन सा दंड दिया जाता था? तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो 7वां अंग क्या है? मित्र है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है? ठीक है, तो असत्य जो है ये है डी। सत्य देख लीजिए,
स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित था। तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही है, डी गलत है। तो नेक्स्ट है अब अशोक के संबंध में निम्न में कौन कथन सत्य है बताना है। तो ये हो जाएगा, शासक बनने से पूर्व वह अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था। तो ये इसमें सही है। उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त करी थी, सत्ता जो पाई थी 273 ईसा पूर्व में। उसका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उसने 261 ईस्वी में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। चारों ही कथन अशोक के बारे में सही है। तो डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस शासक को उपाधि जो थी देवा नाम प्रिय थी। तो इसमें हो जाएगा अशोक, ठीक है। ए है इसका आंसर, अशोक को प्राप्त थी। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। तो ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, कंगन हल्ली में, ठीक है। कंगन हल्ली में पाया गया है। किस बौद्ध मूल मत ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो ये है महावामसा में, ठीक है, महावामसा में। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो ये सी सही नहीं है, ठीक है। जो सही है देख लीजिए, स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के भंडार थे। ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। तो ए बी डी इसमें सही है। ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझा पाया था। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने समझाया था। निम्नलिखित में किस राज आदेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। तो ये हो जाएगा लघु शिलालेख राजादेश 1 से। मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। निम्नलिखित में से किस राजादेश में नाम अशोक उत्कीर्ण है। तो ये हो जाएगा बी, मस्की स्थित छोटा चट्टान राजादेश में ये नाम उत्कीर्ण है। तो ये हो गया आपका मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है 8 और इसका मरणोत्तर काल है, ठीक है। मौर्यों के बाद जो काल होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चक्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के अनुसार है, इसमें बताना है। तो ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। जो एक चैत्र का कैलेंडर वर्ष होता है, राष्ट्रीय पंचांग का जो एक चैत्र होता है वो 22 मार्च का होता है, 22 मार्च को होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो ये हो जाएगा सी, मिलिंद नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो ये हो जाएगा विम कटफिसस ने किया था। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया है। तो ये हो जाएगा, कौन किया था, रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम ने किया था। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो इसकी तिथि है 81 ईस्वी सन। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो ये हो जाएगा जूनागढ़ में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पे राज्य किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य नहीं है बताना है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो सी है, ठीक है। सत्य देख लीजिए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ दिए थे,
पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ पुरोहित थे और भरहुत स्तूप बनाने का जो श्रेय है पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो ये हो जाएगा यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो गांधार कला किससे संबंधित है? गांधार कला संबंधित है कुषाणों से, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से, और मिलिंद पन्हो जो है ये मिनेंडर से संबंधित है। तक्षशिला लेख जो है पतिक से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे गुप्त काल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ये गुप्त काल, इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन कौन सा है? गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, जिसे वृष्टिक भी कहा जाता था, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें देखते हैं, सही बताना है, ठीक है। तो ये होगा, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो केवल ए सही है इसमें। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें कई कथन दिए हुए हैं। तो प्रथम सदी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये सही है, ठीक है। और 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत का ज्ञात हुआ था, तो ये भी सही है। 5वीं सदी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें 1, 3, 4 सही है, ठीक है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय। पृथ्विया प्रथम वीर, यह उपाधि किसको मिली थी? समुद्रगुप्त को मिली थी। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो गुप्त सम्राट ये कौन था? स्कंदगुप्त था। अब देखते हैं, मिलान करना है, सम्राट और उपाधि दी हुई है, तो मिलान करते हैं। पहला इसमें देखते हैं अशोक को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रियदर्शन। और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य दी गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। इन निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो बिल्कुल करते थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी। निम्न कथनों में सत्य देखना है, तो देखते हैं इसको। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, और गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। तीनों ही कथन इसमें सही है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से सही कथन बताना है, तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है बताना है, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, बिल्कुल ये श्री गुप्त ने ही गुप्त वंश की संस्थापना की थी। गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, ये भी सही है। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये चारों ही यहाँ पे सही हैं, और इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। चारों ही यहाँ पे सही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। अधिकारी और विभाग दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था, महादंड नायक न्यायाधीश होता था, और संधि विग्रहिक युद्ध मंत्री होता था, और युद्ध एवं शांति विषय इसका था। भंडागारा अधिकृत, भंडारगार जो होता है वो राजकोष का अधिकारी होता था। तो ये सारे ही सुमेलित हैं, ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन असत्य है बताना है, तो ये हो जाएगा डी,
असत्य है। सत्य देखिए, भाग, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग था। उदंग उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था और ऊपरी कर एक प्रकार का ये भी भूमि कर था। तो ए बी सी इसमें सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है बताना है। तो असत्य देखते हैं इसमें, ये डी है असत्य। सत्य देख लीजिए, मेघदूत कालिदास का रचना है। हर्ष चरित्र वान भट्ट का। प्रियदर्शिका हर्ष का है और ये डी यहाँ पे गलत है। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। तो इसका हो जाएगा वैशेषिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन बताना है। तो इसमें न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, बिल्कुल ये सत्य है। और इसमें दूसरा गलत है, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, ये गलत है। ठीक है, तो केवल 1 इसमें सही है। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखते हैं इसको। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टता प्रस्तुत करता है। तो इसका ए ही सही है। ठीक है, ए सही था। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा डी, सही नहीं है। सही देख लीजिए, इस काल में बलात् श्रम विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। विष्णु पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्ट किया गया कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें ए बी सी सही था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करा था। कुमारगुप्त प्रथम ने किया है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो जो सही नहीं है पहले जो देख लेते हैं इसको। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया। ये तो सही है, इसमें बी गलत है। ठीक है, बी ये गलत है। सी देख लेते हैं, पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय दाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। भूमि अनुदानों ने भारत के कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग निराश हुआ। तो यहाँ पे ए सी डी सही था। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। तो ये स्नेह चिन्ह से कर सकती हैं। सी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अब देखते हैं इसको। गुप्तोत्तर काल के संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पहला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ठीक है, तो इसमें बताना है मोटुपल्लू। ठीक है, ये मोटुपल्लू था। अब सुमेलित करना है, राजवंश और राजधानियां दी हुई हैं। ठीक है, तो राजवंश और राजधानियां देखते हैं इसको। पल्लव की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लव की राजधानी जो थी कांची में थी। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। यादव की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय की वारंगल थी। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो ये हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से सामंती अवस्था का अनिवार्य तत्व है। तो इसमें देख लेते हैं, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता। और नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना, जब केंद्रीय राजनीतिक सशक्त रहेगा तो सामंत कहाँ से पनपेगा। तो नेक्स्ट इसमें भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो ये था बिल्कुल। और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच
स्वामी दास संबंध का बनना। ये 2 और 3 दोनों ही सही है, बी है इसका आंसर। भारत की यात्रा करने वाले चीनी युआन च्वांग वेनसांग जिसको कहते हैं ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर बी है, 2 और 3। तो देख लेते हैं इसको। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष के द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ये 2 और 3 जो है यहाँ पे सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये हो जाएगा चोल। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। निम्न में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये हो जाएगा सी, दंती दुर्ग ने। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो ये करते थे इंतु, थ्यांतु। ठीक है, इंतु या थ्यांतु। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा धर्मपाल ने की थी। डी है इसका आंसर, धर्मपाल ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह, तो ये उपाधि थी मिहिर भोज की उपाधि थी। नेक्स्ट देखते हैं। कल्हन की राजतरंगिणी से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है राजतरंगिणी के बारे में। तो सामान्य जन चावल तथा उत्पल साग कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी थी, वो खाते थे। ये सही है। हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसा आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों को उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। तो भास्कर किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा असम का वर्मन व राजवंश से संबंधित है भास्कर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं संगम काल। ठीक है, संगम काल। तो फर्स्ट है इसमें संगम था, तो ये तमिल कवियों एवं विद्वानों की सभा या संघ या मंडल कह लीजिए था। संगम युगीन साहित्य लिखा गया था, तो ये काव्य शैली में लिखा गया था। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तमिल बाइबिल तिरुकुर्रल को कहा जाता है, तिरुकुल्लर को। निम्न में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पे जो थे ये तोंडी और मुसेरी थे। ठीक है, तोंदी और मुसेरी, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ये अगस्त्य के बारे में कहा जाता है। इन कथनों पर विचार करिए और सही कथन को चुनना है। ठीक है, सही कथन देखना है इसमें। तो देखते हैं इसको। प्रथम संगम पांड्य राजाओं की राजधानी कपा, नहीं ये गलत है। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। 2 इसमें केवल बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, सत्य नहीं है। जो सत्य है देख लीजिए। इसका क्षेत्र पेन्नार और वेलारू नदियों के मध्य स्थित है और संगम कालीन चोल शासकों में करिकाल जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। निम्नलिखित में किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज्य की शासन की बागडोर एक स्त्री के हाथ में है? तो ये पांड्य राज्य के लिए इसने कहा था। निम्न कथनों पर विचार करिए और इसमें देखना है क्या सही कथन चुनना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसमें गलत है। सही जो सही है देख लीजिए। संगम काल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, बी है इसका आंसर। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो यह हो जाएगा इनमें किसी को नहीं दी गई है लघु वेद की संज्ञा। सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तिरुकुलर किससे संबंधित है? तो ये तिरुकुरल है ना।
तो ये संबंधित है दर्शन से। तिरुकुरल क्या था? दर्शन था। और तोल्कापियम क्या था? यह एक व्याकरण था। शिल्पाधिकारम क्या था? ये प्रेम कथा था। मणिमेखलय वणिक कथा था। ठीक है, डी का 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर डी है। ए का 2 है, तिरुकुरल दर्शन से संबंधित है। और तोल्कापियम किससे? व्याकरण से। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा था। और मणिमेखलय ये वणिक कथा था। तो ये हो जाएगा डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तोल्कापियम किसका नाम था? तो ये नाम था तमिल व्याकरण पर पुस्तक का नाम था। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी में स्तुति की गई? कावेरी। कावेरी हो जाएगा इसका आंसर। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सथनार। और नेक्स्ट आता है तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? तो ये हो जाएगा वेल्लार। ठीक है, वेल्लार थे। बड़े भूमि स्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है आपका प्राचीन भारत का। तो इसका नाम है प्राचीन भारत के विभिन्न पहलू। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा अरसवल्ली। ए है इसका आंसर केवल। अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में असत्य का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं असत्य जो है डी है। बाकी जो सत्य है देख लीजिए, विक्रम संवत विक्रमादित्य के समय, शक संवत कनिष्क के समय, और गुप्त संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में आपका पाकिस्तान रावलपिंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित युग्मों में असत्य का चयन करना है। तो इसमें असत्य डी है। सत्य देख लीजिए, नंदवंश महापद्म नंद से संबंधित है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है। कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो ये हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। तो इस तरह आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया दृष्टि क्विक बुक से। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।